हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अनसॉल्व्ड रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF को सॉल्व कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ नंबर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले का सारा सोल्यूशन मैंने बता दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि यहां लिखा गया है, मैं आप लोग को इसको समझा दे रहा हूं। जब अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसका अनुभार लगभग 100 से 1000 हो जाता है तो आप पेप्टाइड का निर्माण कर लेता है। और जब पेप्टाइड का अनुभार 10,000 है तो आप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेता है। और जब पॉलीपेप्टाइड का अनुभार 10,000 से अधिक हो जाता है तो आप प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। मैं एक बार और आप लोगों को समझा दे रहा हूं। जब अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर उसका अनुभार 100 से 1000 हो जाता है तो पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जब पेप्टाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसका अनुभार 10,000 तक हो जाता है तो वह पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। और जब 10,000 से ज़्यादा इसका भी अनुभार हो जाता है तो उससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर प्रोटीन के बारे में लिखा गया है, आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक है। जो प्रोटीन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक मतलब पॉलीमर होता है जो कि परस्पर पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर कहीं CONH लिखा रहता है तो इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है, ये काफ़ी टिपिकल होती है, अतः इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुष्क संरचना। तो प्रोटीन को 4 भागों में बांटा गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक संरचना क्या होती है। जैसा भी यहाँ पर लिखा गया है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सेंगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसकी संरचना किसने दिया था? सेंगर नामक साइंटिस्ट ने। आगे डिफिनेशन यहाँ से लिखा गया है प्राथमिक अमीन का। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। आगे इसी के बारे में लिखा गया अगला पॉइंट, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड व डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। 3 प्रकार का बंध इसमें पाया जाता है। आगे इसी में पॉइंट लिखा गया है अल्फा एमिनो एसिड के क्रम में परिवर्तन से प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं, अगर उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो प्रोटीन के मतलब प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलिंग व कोरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आगे लिखा गया इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसमें चेन के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तथा यह संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति को निर्धारित करती है। इसके आकृति के बारे में बताती है। ये 2 प्रकार की होती है। जो द्वितीयक संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा दिया हुआ है बीटा लहरिया परत संरचना, या इसी को कहते हैं बीटा लहरियाधार संरचना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है।
तो चलिए अल्फा हेलिक्स संरचना को डिटेल से समझते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना जैसा कि यहां पर लिखा गया है, प्रोटीन की इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होकर हेलिकल संरचना बनाती है। जैसा कि यहां पर बनाया गया, ये है हेलिकल संरचना। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, ये प्रोटीन लचीले होते हैं तथा इन्हें खींचा जा सकता है, छोड़ने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। मतलब ये इलास्टिक की तरह होता है, इसको खींच देंगे तो छोड़ेंगे तो अगेन अपने रियल स्टेट में आ जाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है, इसमें एक एमिनो अम्ल के CO ग्रुप तथा चौथे एमिनो अम्ल के NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। जैसा कि यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसमें एक एमिनो अम्ल के CO ग्रुप तथा चौथे एमिनो अम्ल के NH ग्रुप। तो यहां पर ये पहला CO ग्रुप है, इससे जो चौथा एमिनो एसिड का जो NH ग्रुप होगा उसी के बीच में क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर और भी ग्रुप लगे हुए हैं, ये चौथा नंबर का चौथे एमिनो एसिड का NH ग्रुप है। तो इसके बीच में मतलब पहले का CO ग्रुप और चौथे का NH ग्रुप जो होगा उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। वो इसी तरह ये भी बना है, इसके बीच में और सारा स्ट्रक्चर है बट और सारा बनाया नहीं गया है। चलिए अगला समझते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मायोसिन, एक्टिन, केराटिन, ये सभी इस टाइप का जो प्रोटीन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। इन सभी प्रोटीनों में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो केराटिन होता है, अल्फा केराटिन होता है, वो ऊन, बाल आदि में इस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन भी इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट लिखा गया है, हेलिक्स राइट हैंडेड होते हैं। जो हेलिक्स इसमें बनता है ना, वो राइट हैंडेड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राइट हैंडेड बना हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग द्वितीयक एमिनो एसिड का, द्वितीयक प्रोटीन का लहरियादार संरचना। तो चलिए ब्रीवन हम लोग समझते हैं कि बीटा लहरियादार परत संरचना क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, बीटा लहरियादार संरचना, प्रोटीन की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा प्लीटेड अथवा लहरियादार संरचना बनाते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यह प्रोटीन मुलायम होती है परंतु लचीली नहीं होती है। जिस तरह से हेलिक्स वाला मतलब लचीला होता था, उस टाइप का ये मुलायम होता है, बट ये लचीला नहीं होता है। और यहां पर जैसा कि लिखा गया चद्दरनुमा प्लीटेड या लहरियादार संरचना, ये लिखा गया है। आइए इसमें और पॉइंट समझते हैं। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ये समांतर है, तो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आगे लिखा दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नग्नष्ट समीकरण लिखिए। और यहाँ पर Na डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रता 0.01 मोल दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये दो चिन्ह खींचा गया है, इसको कहते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है और यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल और Cu डबल पॉजिटिव Cu में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया क्या होगा, ये है सेल अपक्रिया। और इसमें लिखना क्या है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि उपरोक्त सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल का मान दिया हुआ 0.59 वोल्ट हो तो सेल के लिए मानक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, E0 सेल की गणना कीजिए। इसमें E0 सेल का मान निकालना और नष्ट समीकरण लिखना है इस अपक्रिया के लिए।
तो हम जानते हैं नेक्स्ट समीकरण होता है, नेक्स्ट समीकरण होता है ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपान यन होता है लॉग कंसंट्रेशन एनोड का कंसंट्रेशन अपान कैथोड का कंसंट्रेशन। ये लिखेंगे, ये होता है नेक्स्ट समीकरण। लेकिन ये इस अपक्रिया के लिए लिखना है तो यहां पर हम यन का वैल्यू निकालेंगे। आप देख रहे हैं यन का वैल्यू कैसे आता है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। यन का वैल्यू कैसे आता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एन आई जो है, एन आई से एन आई डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या दिख रहा है, चेंजिंग दिख रहा है ना। और यहाँ पर सी यू डबल पॉजिटिव से सी यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वही यहाँ पर एन का वैल्यू होता है। तो चेंजिंग कितनी हो रही है, 2 की। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 आएगी। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो रहते हैं। तो एन की जगह पर हम कितने लिखेंगे, अगेन इसको लिखेंगे 591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड क्या होगा इसमें ये समझेंगे। अगर किसी मतलब जो भी धातु लेंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर एनआई का क्या हो रहा है, एनआई डबल पॉजिटिव। मतलब अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट किसी एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा। तो आप देख रहे हैं एनआई से एनआई डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनआई डबल पॉजिटिव। और कैथोड, इसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैथोड का, कैथोड पर जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन सी यू। यही है इस अपक्रिया के लिए नेक्स्ट समीकरण। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ यदि ई सेल का मान इतना दिया हो तो ई जीरो सेल का मान ज्ञात करना। तो इसी के आगे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे इसी समीकरण से। तो इसमें ई सेल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो इसी का वैल्यू डायरेक्ट मैं इसमें रख दे रहा हूं। कितना दिया हुआ, 0.59 दिया हुआ इक्वल टू ई जीरो शेल माइनस 0.0591/2 लॉग। यहां पर एनआई का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ आप देख रहे हैं एनआई डबल पॉजिटिव का, वो दिया हुआ है 0.01 मोल। तो यहां पर लिख देंगे 0.01 मोल, ये हो गया। और सीयू का दिया हुआ यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.1 मोल दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से जो है 0.59 इक्वल टू ई जीरो, इसी की वैल्यू हमको निकालना है, ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपान यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को गायब करेंगे। दशमलव गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, और नीचे ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ये लॉग 1/10 हो जाएगा। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख दें तो लिखेंगे 10 की पावर 1 लिखेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां से ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। और इसको आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लॉग 10 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां से हो जाएगा 0.59 इक्वल टू, यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे -1, क्योंकि यहां पर हुआ क्या है, लॉग 10 की पावर -1, ये आगे आएगा -1 हो जाएगा। लॉग 10 का मान होता है 1 होता है, यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, लॉग 10 का मान होता है 1। और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आएगा 0.59 इक्वल टू ई जीरो
E0 सेल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.0591/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02955, इसको डिवाइड करने पर आएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 0.59 माइनस 0.02955 इक्वल टू E0 सेल हो जाएगा। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे लिखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.560 E0 सेल। तो इसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। यहाँ पर दिया था 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखना था और सेल अपक्रिया ये दिया हुआ था। और यहाँ पर यदि मतलब कह रहा है ई सेल का मान इतना दिया हो तो E0 सेल का मान ज्ञात करना था। और पहले इसके लिए नष्ट समीकरण लिखना था तो मैंने सेल अपक्रिया लिख दिया, ये सेल अपक्रिया लिख दिया। उसके बाद नष्ट समीकरण आप जानते हैं ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग कंसंट्रेशन एनोड का कंसंट्रेशन अपन कैथोड का कंसंट्रेशन, ये होता है। और इस सेल के लिए यहाँ पर ये जो n का मान आया वो 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हो रहा था, इसलिए हमने n बराबर 2 रख दिया, इसलिए यहाँ पर 2 रख दिया गया। और यहाँ पर एनोड, यहाँ पर Ni से Ni डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एनोड का कंसंट्रेशन Ni लिख दिया और यहाँ पर इस पर होता है जो Cu डबल पॉजिटिव से यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ कैथोड का कंसंट्रेशन लिख दिया। तो ये जो हमारा बना है ये है नष्ट समीकरण इस अपक्रिया के लिए। और आगे से में न्यूमेरिकल दिया था कि ई सेल का मान इतना दिया हो तो E0 सेल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी समीकरण में हमने ई सेल का मान रख दिया ये, और इसमें n का मान ये रख दिया और इसको सॉल्व किया गया। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिया था तो हमने रख दिया, और यहाँ पर इसका Cu डबल पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया था तो यहाँ रख दिया। आगे इसमें दशमलव हटाने के लिए मैंने 100 से गुणा कराया तो नीचे 10 बच गया। पावर को ऊपर लगे तो माइनस हो गया, और log 10 का मान 1 होता है और ये पावर आगे आया तो माइनस से गुणा हो गया, -1 से गुणा हुआ दोनों प्लस हो गया। इसको डिवाइड किया गया तो इतना आ गया और ये इससे इतने में से घटा लिया गया। तो आंसर कितना आया, E0 सेल इक्वल टू 0.560 वोल्ट। ये वोल्ट इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए चौथे का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो गैब्रियल थैलेमाइड क्रिया है ये प्राथमिक एमीन बनाने की प्रमुख विधि है, तो इसको हम थैलेमाइड से बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका नाम है थैलेमाइड। थैलेमाइड की क्रिया हम कराएंगे बेस के साथ KOH, कास्टिक पोटास के साथ कराएंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बाहर होगा तो ये बनेगा, इसका नाम है पोटेशियम थैलेमाइड। यह पोटेशियम थैलेमाइड। अब हम इसकी क्रिया हम कराएंगे एथिल आयोडाइड के साथ। इसकी क्रिया C2H5I एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर KI निकल जाएगा और ये बनेगा ये कंपाउंड बनेगा। इसका नाम है N-एथिल, इसका नाम है N-एथिल थैलेमाइड। अब इसका आगे हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। इसको नीचे लिखेंगे HOH से इसकी क्रिया करेंगे हम, और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहां से बनेगा क्या,
यहां से बनेगा, ये निकल जाएगा पूरा। ये थैलिक एसिड बनेगा और इसमें निकलेगा एथिलीन बन जाएगा। इसका नाम है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल और ये है एथिलीन। तो काफी आसान रिएक्शन था। यहां पर हुआ क्या है, यहां पर C2H5N और यहां से 2H NH2 निकल गया और यहां से क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप यहां से OH था COO, ये पूरा OH एक इस पे लग जाएगा, एक OH इस पे लग जाएगा और ये बना क्या है थैलिक अम्ल। तो काफी आसान रिएक्शन था। इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूं। थैलीमाइड की क्रिया KOH क्षार से कराया गया, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, निकल गया और ये बना है पोटेशियम थैलीमाइड K बना है। और इसकी क्रिया एथिल आयोडाइड से कराया गया, तो यहाँ से KI निकल गया और ये जो बना है कंपाउंड, ये बना N एथिल थैलीमाइड और इसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराया गया, तो यहाँ पर ये बना थैलिक अम्ल और एथिलीन। जो दो गैब्रियल थैलीमाइड क्रिया है वो प्राथमिक अमीन बनाने की प्रमुख विधि है। तो इसमें टिप्पणी 2 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ तक कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ये रिएक्शन लिख देंगे और इसका थ्योरी थोड़ा सा बना के लिख देंगे, जो चीजें रिएक्शन कराएं वही लिख देंगे। और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहला मेथड यहाँ पर लिखा गया है कि थैलेमाइड की क्रिया जब हम कास्टिक पोटास, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, कास्टिक पोटास KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। दूसरे स्टेप में दिया हुआ है पोटेशियम थैलेमाइड तथा एथिल आयोडाइड के मिश्रण को गर्म करने पर N एथिल थैलेमाइड बनता है, जैसा कि दिख रहा है। और तीसरे पॉइंट में लिखा है N एथिल थैलेमाइड जल अपघटित होकर एथिलीन तथा थैलिक अम्ल देता है। तो वही रिएक्शन बना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी में आगे क्वेश्चन में पूछा है प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो इसका सलूशन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका रीजन यह है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण केवल शुद्ध प्राथमिक अमीन देता है, केवल शुद्ध प्राथमिक अमीन देगा तथा द्वितीयक या तृतीयक अमीन सह उत्पाद के रूप में नहीं देती है। इसलिए प्राथमिक अमीन संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। इसका ये रीजन होगा। मैंने चौथे का घ नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको सॉल्व करवा दिया था। चौथे का घ नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के डी तथा यल विन्यास से आप क्या समझते हैं। डी तथा डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज संरचना सूत्र बनाइए। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। इस विलयन का घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो गणना कीजिए। इसमें 3 चीजें ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है मोललता और दूसरा मोलरता और तीसरा ज्ञात करना है विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन इसी को कहते हैं, या इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो केवल 10% है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो विलय है। इसमें विलय जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका अणुभार क्या होगा, इसका अणुभार 180 आएगा। तो ये है विलय। और इसमें दिया हुआ जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। तो 10% ग्लूकोज है, तो इसमें बाकी जो बचा वो क्या है, जल है। तो इसमें विलायक के रूप में क्या है, जल है, H2O है। H2O का अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार आता है 18 था। आप लोग निकालेंगे तो अणुभार 18 आएगा। अणुभार 18 होता है। इसमें दिया हुआ 10%, इसमें 10% W/W का मतलब होता है
मतलब होता है कि 100 ग्राम विलेन में 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। इसका मतलब यही है। तो इसमें जो विलेय का भार होगा, विलेय विलेय क्या है, इसमें ग्लूकोज का भार कितना है, 10 ग्राम है। और इसमें विलायक 90 ग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 ग्राम विलेन है, 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें विलेय क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। और जो बचा वो कितना बचेगा, 100 है टोटल, तो 90 बचेगा विलायक। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ से हम दोनों का मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार जैसा कि आप देख रहे हैं, विलेय का भार दिया हुआ 10 ग्राम, तो लिख दिया गया हम 10 ग्राम। और विलेय का अनुभार 180 यहाँ पर दिया गया, तो 180 से दोनों को डिवाइड किया गया, तो इसका मान आया 0.055 आ गया है। और आप जानते हैं विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N बराबर होता है विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। तो विलायक का भार इसमें दिया हुआ है 90 ग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। तो 90 बटा विलायक का अनुभार 18, इसको डिवाइड किया गया, तो इसका जो मोलों की संख्या आया विलायक की वो कितना आया, 5 आया। अब इसमें हम चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोललता। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में होता है। ये मोललता का फार्मूला होता है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पर विलेय के मोल कितना दिया हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या है 0.055। तो यहाँ पर रखेंगे 0.055 अपान क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया हुआ है, आप देख रहे हैं जैसा कि ये विलायक का भार 90 ग्राम दिया हुआ था। यहाँ लिख देंगे 90 ग्राम दिया हुआ। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ फार्मूले में, इसको केजी में रखना। तो केजी में बदलने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 की पावर -3 कर देंगे। ये हो गया केजी में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मोललता बराबर आएगा 0.62 मोल। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको समझा दे रहा हूं आप लोगों को। मोललता बराबर होगा विलेय की मोल बटा विलायक का भार, और विलेय के मोल हमने यहाँ पर निकाला है। विलेय का मोल आया 0.055, तो उसको रख दिया। और विलायक का भार केजी में होता है, तो विलायक का भार लिख दिया 90, और केजी में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से इसमें गुणा कर दिया, तो केजी में बदल गया। और इसको सॉल्व किया गया तो आया इसका मान 0.62 मोल। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ विलेयन का घनत्व दिया हुआ 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ये इसका घनत्व दिया हुआ है। और विलेयन का आयतन यहाँ पर निकालेंगे 100 ग्राम विलेयन। 100 ग्राम विलेयन का आयतन बराबर होता द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो द्रव्यमान इसमें कितना दिया हुआ है, पूरे विलेयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। क्यों 100 ग्राम दिया हुआ, क्योंकि उसमें विलेय का भार दिया हुआ 10 ग्राम, और 90 ग्राम क्या दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ है। तो टोटल जो द्रव्यमान आया वो 100 ग्राम आया है। द्रव्यमान लिख दिया, घनत्व कितना दिया हुआ है 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
83.33 आएगा। ये आ गया, ये मेल आ गया। और आप जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में विलेय का मोल कितना है, विलेय का मोल दिया हुआ है यहाँ पर, निकाला गया है विलेय का मोल 0.055। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया विलेय के मोल 0.055 और अपन विलयन का आयतन दिया हुआ है 83.33 और इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये मेल में आया और यहाँ पर निकालना था लीटर में, तो 10⁻³ से इसमें गुणा कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोलरता बराबर आएगा 0.67 मोल। ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया था विलयन का घनत्व, ये दिया हुआ था 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स और हमने यहाँ पर निकाल लिया 100 ग्राम विलयन का आयतन। तो आप जानते हैं विलयन का आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान पूरे विलयन का 100 ग्राम दिया था, इसको डेंसिटी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये इतना ml आ गया, 83.33 ml आ गया। और आप जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में होता है। तो विलेय का मोल दिया हुआ था 0.055 और यहाँ पर आयतन दिया था इतना और इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे गुणा कर दिया और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। चलिए अब इसमें देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। दिया हुआ विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलयन में मौजूद किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे कह रहा प्रत्येक घटक का, और इसमें दो ही घटक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ जल और एक दिया हुआ ग्लूकोज। तो चलिए दोनों को निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है जल के मोल अंश बराबर होता है जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या और बटे विलयन में जितने घटक होते हैं उसके मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ पर जल मतलब विलायक का निकालना था, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या का योग। तो यहाँ पर जल के मोलों की संख्या जैसे कि यहाँ पर निकाला गया है विलायक के रूप में जल है, जल के मोलों की संख्या कितना निकाला गया 5, तो यहाँ 5 रख दिया गया और जल के मोलों की संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ग्लूकोज की मोलों की संख्या विलेय के रूप में ग्लूकोज था, ग्लूकोज की मोलों की संख्या निकाला गया तो कितना है 0.055, तो यहाँ रख दिया गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या और इसको सॉल्व किया गया तो यह आया है 0.989, यह आया है जल के मोल अंश। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसमें दो घटक थे, एक जल था एक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल अंश बराबर होगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे ग्लूकोज प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज की मोलों की संख्या इतना है और यहाँ भी है ग्लूकोज की मोलों की संख्या और जल की मोलों की संख्या 5 है। इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो आंसर आया 0.011 आया है, यह है ग्लूकोज का मोल अंश। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको मैं आप लोग को दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में इसकी मात्रा 10% थी, पूरा विलयन 100 होता तो 10% ग्लूकोज हो जाएगा तो वो विलेय हो जाएगा और बाकी जो बचेगा 90% वो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो विलायक के रूप में विलेय के रूप में यहाँ ग्लूकोज है और विलायक के रूप में यहाँ वाटर था। और ग्लूकोज का मैंने अणुभार निकाला तो 180 आया, 180 आया और जो जल का अणुभार होता है वो 18 होता है। यहाँ से 10% W/W का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि विलेय का जो भार था वो 10 ग्राम आया और विलायक का जो भार आया वो 90 ग्राम आया है। यहाँ से हमने निकाल लिया विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। विलेय का भार 10 दिया था, अणुभार 180 दिया गया था, इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया 0.055। और यहाँ से विलायक जल है, इसमें जल के मोलों की संख्या निकाला गया, इसको कैरेक्टर से माना गया। तो इसमें क्या होगा विलायक है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलायक का भार 90 था, अणुभार 18 था, जल है जैसा, तो इसको डिवाइड किया 5 आ गया। विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलेय का मोल यहाँ पर निकाला गया है, विलेय का मोल ये आया है तो विलेय का मोल रख दिया गया
और ब्लैक का भार किलोग्राम में था, तो भार इसका 90 था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻³ से गुणा कर दिया तो केजी में कन्वर्ट हो गया, और इसको सॉल्व कर दिया गया तो ये मोलरता आ गया। क्या आ गया? मोलरता आ गया। इसका मान आया 0.62 मोल आ गया। काफ़ी आसान था। और आगे मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है, विलयन का घनत्व डी बराबर इसमें दिया था, घनत्व क्वेश्चन में 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। और आप जानते हैं 100 ग्राम, पूरा विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो आयतन बराबर हो द्रव्यमान घटा बटा घनत्व होता है, तो आयतन 100 था, घनत्व से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया ml आया ml में। और आप जानते हैं मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो विलय का मोल इतना है और इसका आयतन निकाला गया था ml में आया था, इसमें लीटर में आता, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10⁻³ से गुणा कर दिया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको सॉल्व कर दिया गया तो मोलरता का जो मान आया है वो आया 0.67 मोल आया है। और एट लास्ट क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं मतलब मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश बराबर जिसका निकालते हैं उसके घटकों की संख्या लेते हैं और विलयन में जितने घटक होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो जल का निकाल रहे थे तो जल का मोल अंश और बटे 2 घटक थे दोनों को जोड़ लिया गया, सॉल्व किया गया 0.989 इसका आंसर आ गया, मोल अंश आ गया। और इसी प्रकार ग्लूकोज का निकाला गया तो ग्लूकोज के मोल अंश लिख दिया गया, मोलों की संख्या और दोनों घटकों को जोड़ा गया, तो इसको सॉल्व करने पर 0.011 आ गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को 5वें कक्षा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग को 4 नंबर देगा। पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला 3 नंबर का और दूसरा 1 नंबर का है। जैसा कि यहाँ लिखा गया ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर देगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जरूर क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन आप लोग का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होती है, जैसा कि यहाँ लिखा गया किसी अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है किसी अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। मतलब कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हुई हो या आधी पूर्ण हुई हो तो उसे हम अर्धायु काल कहते हैं, और इसे T½ या T50% से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसमें हमने माना ये कोई अभिक्रिया हो रही है और इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता है वो A0 है। अर्धायु काल के बाद इसकी सांद्रता A हो जाती है, और आप जानते हैं जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो उसके प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं A बराबर A0/2। अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है। अब यहां पर लिखेंगे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.303/T log। यहां से हो जाएगा A0 की सांद्रता और A की सांद्रता यहां पर लिख दिया हमने। अब यहां से इसको सिद्ध करना है प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां से हम अर्धायु काल के लिए सिद्ध करेंगे T बराबर T½ हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखेंगे A बराबर हो जाएगा A0/2 हो जाएगा। इसका मान इसमें पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा K = 2.303/T½ हो जाएगा, और log यहां पर लिख देंगे A0 है और A बराबर यहां पर है A0/2, तो यहां से हो जाएगा A0/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं यहां पर
यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग, यहाँ से 2 ऊपर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये जीरो, यहाँ से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, सॉरी के लॉग, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया, 10 बेस रहेगा, 10 बेस 2 आ गया। और आप जानते हैं log 2 का मान क्या होता है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन के। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण है। और क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल अवकारों की परिमेय क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो माना गया है, यहाँ पर जो A0 है उसको प्रारंभिक सांद्रता माना गया है और A जो है वो अर्धायुकाल के बाद सांद्रता है। तो जैसा कि आप इस समीकरण में देख रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल होती है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसका रीजन यही है। और इसमें सिद्ध भी यही करना था कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर A0 माना गया है और इस समीकरण में A0 नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायुकाल होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थान के का मान दिया हुआ 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अपक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए। इसमें टी हाफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को के का मान दिया हुआ है, के बराबर दिया हुआ है 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, ये दिया हुआ है। और आप जानते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के होता है। और यहां से आप लोगों को के की वैल्यू पता है, ये तो इसमें मान इसका रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के का मान कितना दिया हुआ है 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स दिया हुआ है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए दशमलव काटना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे 1000 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अब यहां से गुणा होगा, क्या होगा, ऊपर वाला दशमलव क्या होगा, गायब हो जाएगा, 693 हो जाएगा। यहां से 10⁻³ और पूरा 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा 693 अपॉन 6.93। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब दो बार दशमलव तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कराएंगे। 100 से गुणा कराएंगे इसमें, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से आएगा टी हाफ इक्वल टू 693 आएगा, गुणे यहाँ 100 रहेगा, नीचे 100 का गुणा होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, टी हाफ का 100 मिनट इनवर्स। तो इसको मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ। इसमें दिया था प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ये के का मान दिया था, और इस अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल टी हाफ ज्ञात करना था। तो इसमें के का वैल्यू दिया था और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के का वैल्यू यहाँ रख देगा। पहले 1000 से गुणा कराया गया दोनों पक्षों में, मतलब अनुसार में 1000 से गुणा कराया गया। तो यहाँ पर ये 1000 से गुणा हुआ तो इसका दशमलव क्या हो गया, हट गया पूरा, ये आ गया। और नीचे यहाँ 10⁻³ है, और यहाँ भी लिखेंगे तो 10⁻³ आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। और दोबारा हमने क्या किया, जो मान लिया है इसमें 100 से ऊपर नीचे दोबारा गुणा करा दिया। तो 100 से गुणा हुआ तो 100 वैसे रह गया, और नीचे 100 से गुणा हुआ तो दशमलव हट गया, दोनों सेम चीजें हैं, तो कैंसिल हो गई, 100 आ गया आंसर इसका। तो टी हाफ का मान कितना है, 100 मिनट इनवर्स इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 55 का ग नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो इसमें ओवरऑल आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन साल पेपर चला था रसायन विज्ञान का 2023 का पेपर कोड 347 CF चल रहा था। 55 क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व करा दिया था और भी सेट में सॉल्व करवा दिया हूँ। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है, Fe डबल पॉजिटिव तथा Fe ट्रिपल पॉजिटिव में से कौन सा आयन अधिक अनचुंबकीय है तथा क्यों, मतलब अधिक कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और क्यों है, इसका रीजन बताना है। दूसरा दिया हुआ है Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन मतलब कलरफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव चेक करना है। तो पहले मैं लिखूंगा Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 26 होता है। तो कुल इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 26 है। तो इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Fe आयरन में टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 26 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ 6 26 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ Fe डबल पॉजिटिव और Fe ट्रिपल पॉजिटिव। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Fe डबल पॉजिटिव का। अब Fe डबल पॉजिटिव करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल आएगी वो 24 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 1:3p6 और आउटर मोस्ट से ये इलेक्ट्रॉन घटेगा बाय कोश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा और 3d6 आएगा। बाहर से अंदर वाला सेल होता है उसमें टोटल 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं d में जो ऑर्बिटल बनते हैं वो 5 ऑर्बिटल बनते हैं d कक्षक में। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अब इसमें टोटल चेक करेंगे, इसमें कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो जैसा कि यहां पर लिखा गया है, इसमें कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। मतलब इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, उसमें जो और एक भरने की पॉसिबिलिटी होती है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई जाती है। इसमें 4 है और ये हमने Fe ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। Fe में टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो 23 का करना है। 23 का हमने किया तो यस से 2, मतलब 26 था और 3 घटाया तो यस से 2 घटा दिया और डी में 6 आया था। यहाँ से मैंने एक और घटा दिया तो 5 बचा और 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा तो 5 और 1 भर गया। अभी 5 और इसमें भरेंगे तो कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इसमें कुल अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसमें जिन आयनों के ऑर्बिटलों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो प्रबल अनुचुंबकीय होता है, वो अधिक अनुचुंबकीय होता है। तो आप देख रहे हैं Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन के ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें 4 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe ट्रिपल पॉजिटिव में ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, अधिक अनुचुंबकीय होगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, अतः Fe ट्रिपल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, Fe डबल पॉजिटिव में 4 है से अधिक है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव में 5 से ज्यादा है और Fe डबल पॉजिटिव से क्या ये अधिक है, इसीलिए Fe ट्रिपल पॉजिटिव अधिक अनुचुंबकीय है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। दिया था Fe डबल पॉजिटिव तथा Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है। तो आप देख रहे हैं हमने ये सिंपल Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 26 से ये कर दिया। और Fe डबल पॉजिटिव का किया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घटाया और आउटर मोस्ट से इससे घटाएंगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन घटा, इसमें 0 हो गया, 6 ही आया इसमें।
और इसमें मैंने इसके ऑर्बिटलों में डी के 6 भर, तो डी में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 आया। और ये फिर ट्रिपल पॉजिटिव किया तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 भर दिया, तो 5 अनपेड मिला। और अब जैसा कि यहाँ मैटर लिखा गया है कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो प्रबल या अधिक अनुचुंबकीय होता है, इसका रीजन है ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम भी आ जा रहे हैं। तो चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है आइए समझते हैं। दिया Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है कि जो Zn डबल पॉजिटिव होता है रंगहीन मतलब कलरलेस होता है, जबकि ये जो होता है कलर वाला होता है ये नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें दिया हुआ है पहला नंबर Zn, तो सबसे पहले Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो Zn में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 30 होती है, 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे पहले Zn डबल पॉजिटिव का। Zn डबल पॉजिटिव का करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 28 का होगा। 3p6 और 4s से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ 4s 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3d 10 आएगा। और आप जानते हैं d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ 3d 10। ये हमने d का 5 ऑर्बिटल बना दिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले क्लॉकवाइज भरेंगे हुंड के अकॉर्डिंग, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और आप देख रहे हैं इसमें जो डी कक्षक हो वो पूर्ण भरा हुआ है, तो यहां पर डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इसीलिए Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन है पूर्ण रूप से पूरा भरा हुआ है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, 10 पूरा भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर डी कक्षक पूर्ण भरा फुलफिल पूर्ण भरा हुआ है, इसीलिए Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये इधर हमने Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। यहाँ पर Ni में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28 होते हैं, और Ni निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हमने, तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 28 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसमें करना था हमको मतलब Ni डबल पॉजिटिव का, तो यहाँ पर Ni डबल पॉजिटिव किया हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, इसका मतलब इसमें 26 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से घटा दिया, तो डी में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा गया। और देख रहे हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है, अपूर्ण भरा है, इसीलिए Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं ये। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जिन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन अगर पूर्ण भरा है तो क्या होगा, वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेड, जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या होगा, रंगीन होगा, मतलब कलर वाला होगा कंपाउंड। तो इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर दिया था Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं। क्यों? तो ये सबसे पहले हमने यहाँ Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। Zn में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया Zn का, और ये Zn डबल पॉजिटिव है, तो Zn डबल पॉजिटिव किया गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा दिया गया है। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 भर दिया, पूरा भरा था, पूरा पेड़ था, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो डी कक्षक यहाँ पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और यहाँ पर Ni में 28 इलेक्ट्रॉन है, और Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब यहाँ पर Ni डबल पॉजिटिव किया तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो 26 का ही करेंगे। अब तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, तो यहाँ पर 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, तो 2 यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए। और जैसा कि यहाँ लिखा गया यहाँ पर डी कक्षक अपूर्ण भरा है, इसीलिए Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन
होते हैं। इसका रीजन यही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को 4 नंबर देने वाला है। जैसा कि यहाँ पूरा थ्योरी लिखा गया है, मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ उपशासनयोजन यौगिक में आबंधन के संबंध में बर्नर की अवधारणाओं को समझाइए। बर्नर की अवधारणाओं को समझाना है। तो मैं आप लोग को बर्नर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि बर्नर साहब स्विस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के गुणों और स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अध्ययन करने के बाद, जिसे बर्नर का उपशासनयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने बताया कि जो मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 प्रकार की बैलेंसी शो करता है, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। यहाँ पर अभी पूरा थ्योरी में आप लोगों को समझाऊंगा। उसमें बताया गया कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा जाता है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है उसको हम मतलब डार्क लाइन द्वारा दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ जैसा कि लिखा गया ये डिटेल से समझते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया वही लिखा गया, 1893 ईस्वी में स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिकों या उपशासनयोजक यौगिकों की संरचना और गुणों को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने पर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसे ही हम कहते हैं बर्नर का सिद्धांत। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको इसी कारण ही फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। मतलब जटिल यौगिकों के रसायन का जनक भी इन्हें कहा जाता है, अल्फ्रेड बर्नर को, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे दिया बर्नर के अनुसार किसी उपशासनयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए का फुल फॉर्म है सेंट्रल मेटल एटम, इसी को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, 2 प्रकार की संयोजकता, 2 प्रकार की बैलेंसी दर्शाती है। एक होता है यहाँ पर जैसा कि लिखा गया प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी बैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता मतलब सेकेंडरी बैलेंसी, 2 प्रकार की बैलेंसी के बारे में बताया। तो चलिए पहले समझते हैं प्राथमिक संयोजकता जो होती है। इसमें जैसा कि अगला पॉइंट दिया हुआ है, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होती हैं। ये जैसे आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा निकालेंगे, वही प्राइमरी बैलेंसी से मतलब वही प्राइमरी बैलेंसी को शो करेगा। तथा आयनीय, आयनीय मतलब आयनित हो जाते हैं, आयनाइजेबल होती हैं, आयनित हो जाती हैं। ये संयोजकताएं ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। अगला पॉइंट है द्वितीय संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकताएं धातु परमाणु की उपशासनयोजन संख्या से संबंधित होती हैं। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा ना वही होगा द्वितीयक संयोजकता होती है। द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित, नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब ये आयनित नहीं होती हैं। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये उदासीन अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं उपशासनयोजन संख्या के बराबर होती हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो किसी कंपाउंड में आएगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे हमने लिख दिया K4FeCN का होल 6, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा वो सेकेंडरी बैलेंसी को शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, तो इसमें जो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम को जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया रहता है वो क्या कहलाता है, वो लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंडों की टोटल नंबर ऑफ संख्या जो होती है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। कहीं कहीं मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो वहां डबल लेते हैं हम, मतलब उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। और ये जो हमारी होती है बगल में कोऑर्डिनेशन, इस स्फीयर के बगल में जो होता है उसको प्राइमरी बैलेंसी करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है सेकेंडरी बैलेंसी को बताता है और बाहर जो होता है वो प्राइमरी बैलेंसी को। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का,
थर्ड आएगा, तो थर्ड जो होगा प्राइमरी बैलेंस को शो करेगा, और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 लिगेंड इससे अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये सेकेंडरी बैलेंस को शो करेगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट जैसा कि यहां पर दिया गया है, प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा मतलब इसको डॉटेड रेखा द्वारा दिखाते हैं प्राइमरी बैलेंस को। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा इसके लास्ट में। डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा मतलब कंटीन्यूअस लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, चौथा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है। तो प्राइमरी बैलेंस जो होती है उसको बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये बड़े कोष्टक के बाहर है, तो प्राइमरी बैलेंस को शो करेगा। जबकि द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड व सेंट्रल मेटल एटम सीम में केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है CO सेंट्रल मेटल एटम और यह है लिगेंड, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यह होता है सेकेंडरी बैलेंस। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है 5वां पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं जो प्राइमरी बैलेंस होती है, इसको डॉटेड द्वारा लाइन द्वारा दिखाते हैं। अदिशात्मक होती है अर्थात इनके द्वारा उपशासनयोजक यौगिक की ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं हो सकता है। तो जो प्राइमरी बैलेंस होती है उसके द्वारा किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान सकते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है, ये डायरेक्शनल होती है, इसको मतलब कंटिन्यूअस लाइन द्वारा दिखाते हैं। ये ज्योमेट्री को भी दिखाएगा, अभी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अतः इनके द्वारा किसी उपशासनयोजक कंपाउंड मतलब यौगिक की ज्यामिति या संरचना इनसे निर्धारित होती है। मतलब जो सेकेंडरी बैलेंस होती है इससे ज्योमेट्री या संरचना इससे निर्धारित हो जाएगा, जबकि प्राइमरी बैलेंस से ऐसा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट समझते हैं। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, उपशासनयोजक यौगिक को जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन मतलब जो ऋणायन होगा, ऋणायन आयनित हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी बैलेंस आयनित हो जाएगा, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है, मतलब वो आयनित नहीं होती। द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है और प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो आयनित हो जाती है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जल में डालते हैं तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूं। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल समझते हैं कि उसमें हम प्राइमरी बैलेंसी को और सेकेंडरी बैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, कैसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कैसे डार्क लाइन से दिखाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं COCl3 × 6NH3। बर्नर्स आपको स्टार्टिंग में ये पता नहीं था कि मतलब ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसे लगाते हैं, ये सारी जानकारी उनको नहीं पता था। बाद में उसकी खोज हुई तो इसको इस प्रकार से लिखा गया CONH3 का होल 6Cl3। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है COCl3 5NH3 × H2। एग्जांपल ले लिया, इसको सही रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे CONH3 का होल 5 × H2O Cl3, इस प्रकार से लिखेंगे। अब चलिए इसको इसमें समझते हैं कि मतलब इसमें ये जो अंदर लिखा हुआ है ये सेकेंडरी बैलेंस को शो करता है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है ये प्राइमरी बैलेंस को शो करता है, और यहाँ पर ये जो अंदर है ये सेकेंडरी बैलेंस है और इसके बाहर जो लिखा बड़े ब्रैकेट के ये क्या है, वो प्राइमरी बैलेंस है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कैसे इसको डार्क लाइन से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, जो यहाँ पर NH3 है वो क्या है, सेकेंडरी बैलेंस है, इसको डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर जो Cl3 है पहले कंपाउंड में उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। तो जो डॉटेड लाइन वाला है ये प्राइमरी बैलेंस को शो कर रहा है और ये
जो NH3 है वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरे कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो है वो 5NH3 इंटू H2O है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है, जबकि जो Cl3 है उसको कटी लाइन या डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है, वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो कटी रेखा है वो ज्योमेट्री को शो नहीं करता है, और जो कंटिन्यूअस लाइन है, डार्क लाइन है, वो ज्योमेट्री को शो करता है या उसके संरचना को शो करता है। तो इसका एग्जांपल जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है वो अष्टफलकीय है और यहाँ पर सभी को डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है। दूसरा चतुष्फलक धातु की द्वितीयक संरचना को ये भी दिखा रहा है, और यहाँ पर है वर्ग समतलीय 4 वाला है जो है ये भी द्वितीयक संरचना को दिखा रहा है, ये भी डार्क लाइन से दिखाया गया है। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। मैं आप लोग को छठवें का नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ये भी क्वेश्चन दिए हुए थे बट इस पे स्टार नहीं लगा था, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और ये छठवें का नंबर का 8वें में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक धातु को सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अभिकृत किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा दिया हुआ है, आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ की जाती है। आयोडीन की क्रिया कराना है HNO3 के साथ। और तीसरा दिया हुआ, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, इसका रीजन क्या है ये एक्सप्लेन करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन दिया, जिंक धातु को Zn जिंक धातु को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और बनेगा H2O और NO2 बन जाएगा। ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये यहां पर कर देंगे 4 और यहां पर कर देंगे 2 और यहां पर भी कर देंगे 2। अब ये बैलेंस हो गया है। जैसे कि आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, यहाँ ऑक्सीजन 4 3 12 है और यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 6 2 8 और 4 12 कंप्लीट है, सब बैलेंस है। ये पहला क्वेश्चन था, जिंक धातु को सांद्र HNO3 के साथ अभिकृत किया जाता है। अगर सांद्र के जगह पर हम तनु ले लें तो क्या बनेगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर Zn की क्रिया तनु HNO3 से कराएंगे तो ये बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और बनेगा N2O बन जाएगा, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 4 कर देंगे और यहां पर 10 कर देंगे और यहां पर हम कर देंगे 4 और यहां पर कर देंगे 5। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिएक्शन बैलेंस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूं। जब Zn की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से होता है तो यहाँ पर ZnNO3 का होल ट्वाइस बनता है, पानी बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। उसी की जगह पर अगर हम तनु ले लेते हैं और उसकी क्रिया Zn से कराते हैं तो ये बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और वाटर बनता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ की जाती है। तो यहां पर जो HNO3 है वो अपचयित होगा तो बनाएगा, ये अपचयित होगा तो बनाएगा NO2 और H2O और यहां से नवजात ऑक्सीजन बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन 2 कर देंगे तो 6 हो गया, यहां पर 2 कर देंगे और यहां पर 4 और 2 6 हो गया। ये बैलेंस है। ये जो क्रिया है वो 3 स्टेप में होगी।
और यहाँ पर हम लगाएंगे 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया I2 से कराएंगे। I2 की क्रिया नवजात ऑक्सीजन से होगा तो ये बनेगा I2O5 बनेगा, आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनेगा। अब क्या करेंगे, ये I2O5 की क्रिया हम कराएंगे H2O से। H2O से कराएंगे तो ये बनेगा आयोडिक एसिड HiO3, इसका नाम है आयोडिक एसिड। यहां पर हम कर देंगे 2, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो चीजें हैं कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 नवजात ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 5 से गुणा होगा तो ये भी 5 नवजात ऑक्सीजन है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से I2O5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप H2O एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 5 है, तो ये घट जाएगा, इधर 4 बचेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हम लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे ये 5 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 10HNO3 और प्लस ये हो गया I2 को पहले लिख देंगे, ये हो गया। और यहाँ पर वाटर इससे घट गया और इधर बनेगा, और 2 से यहाँ गुणा होगा तो 5NO2 है तो यहाँ हो जाएगा 10NO2 हो जाएगा प्लस। यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल ये बचेगा, 2 ही है तो 2 ही रहेगा, 2HIO3 आयोडिक एसिड। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4H2O। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रिक एसिड अपचयित हुआ है तो ये NO2 और H2O नवजात ऑक्सीजन निकाल दिया। दूसरे स्टेप में आयोडीन की क्रिया इस नवजात ऑक्सीजन से कराया गया तो यहाँ पर I2O5 बन गया, और अगेन I2O5 की क्रिया H2O से कराया गया तो आयोडिक एसिड बन गया, इसका नाम है आयोडिक एसिड। और यहाँ पर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा तो ये I2O5 कैंसिल हो गया, और नवजात ऑक्सीजन 5 था, यहाँ भी 5 से गुणा तो 5 ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमने I2 लिख दिया, और 2 यहाँ पर 5 से गुणा होगा 10 HNO3 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 से गुणा होगा, यहाँ 10NO2 हो जाएगा, ये 2HIO3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर H2O का 5 मॉलिक्यूल था और यहाँ पर 1 घट गया है तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल H2O का बचा। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यह है अथवा का दूसरा नंबर। क्वेश्चन का है समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। समझाना, NH3 जो अमोनिया होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है क्यों। तो इसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लुईस के अनुसार जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वह लुईस एसिड होता है, और लुईस के अनुसार जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वह लुईस बेस होता है। और हमारे पास कंपाउंड है NH3। चलिए NH3 को चेक करते हैं। NH3 में अगर नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2,5 आएगा, तो इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा नाइट्रोजन, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप देख रहे हैं अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अमोनिया होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, लुईस बेस होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसीलिए ये क्या लुईस बेस है। तो इसका रीजन सिंपली यही है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, लुईस बेस है। इसका रीजन यही है। यहाँ पर इसका थ्योरी लिखा गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को 5 नंबर देगा। ये क्वेश्चन आप लोग को टोटल 5 नंबर देगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला जो क्वेश्चन है वो
2 नंबर का, दूसरा और तीसरा 1.5 नंबर का, टोटल ओवरऑल 5 नंबर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला दिया हुआ इसमें सोडियम एथॉक्साइड से डाइएथिल ईथर। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa। सोडियम एथॉक्साइड से डाइएथिल ईथर प्राप्त करना है, CH3CH2O CH2CH3, ये है डाइएथिल ईथर का फॉर्मूला, ये प्राप्त करना। दूसरा दिया हुआ है बेंजिल क्लोराइड, यह है बेंजिल क्लोराइड, और इससे प्राप्त करना बेंजिल अल्कोहल। यह है बेंजिल अल्कोहल, ये बनाना है। और तीसरा में दिया हुआ है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन मोनाल। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5MgBr, यह है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इससे बनाना प्रोपेन मोनाल बनाना है, मतलब 3 कार्बन। तो ये बनेगा C2H5CH2OH, ये है प्रोपेन। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें बनाना है सोडियम एथॉक्साइड से डाइएथिल ईथर। तो जैसा कि यहां पर लिखा गया फॉर्मूला, यह सोडियम एथॉक्साइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे एथिल क्लोराइड से, क्योंकि डाइएथिल ईथर बनाना है। तो इसकी क्रिया करा देंगे C2H5Cl से, और इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने पर यह डाइएथिल ईथर बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3। तो जो C2H5 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, CH3CH2। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी वही चीज है। तो यहां से ये पूरा और ये बाहर हो गया, NaCl क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एथिल सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड से कराया जाता है, उसको गर्म किया जाता है तो बनता है ईथर, और यह ईथर बनने की क्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। तो इसका थ्योरी भी लिख देना, क्योंकि 2 नंबर ज्यादा नंबर में पूछा है। कुछ नहीं, ये बनाना है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये है बेंजिल क्लोराइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे एक्वस KOH के साथ या NaOH के साथ आप करा सकते हैं। बेस में एक्वस KOH के साथ कराएंगे। तो ये बनेगा, यहां से KCl बाहर हो जाएगा, इसके जगह पर ये चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये है बेंजिल अल्कोहल। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर K और Cl क्या हो गया, बाहर हो जाएगा, KCl बाहर हो गया। तो यहां पर बनाना बनता बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। तो यह है बेंजिल क्लोराइड और यह है बेंजिल अल्कोहल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए थर्ड नंबर वाले का सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन मोनोल। तो पहले लिखेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, और इसकी क्रिया हम कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड से करा दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, यह है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो यहां पर क्या होगा, ये जब बांड टूटेगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और यहां पर यहां बांड तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा और ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो आप जानते हैं जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव वाले के साथ में जाता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो तो ये वाला ग्रुप जाके यहां जुड़ जाएगा और ये Mg यहां जुड़ जाएगा। तो आगे क्या होगा, इसमें इसका एडिशन हो जाएगा। ये बन गया, इसका एडिशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, HOH और H प्लस की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहां से H प्लस होगा और OH क्या होगा, माइनस होगा। और यहां से क्या होगा, यहां से आप देख रहे हैं यहां से MgBr और OH निकल जाएंगे। तो यहां से बना देंगे और यहां से क्या होगा, ये जो H ग्रुप है यहां पर लग जाएगा। तो ये बनेगा
और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Mg Br और यहाँ बन जाएगा OH। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। यही है, क्या नाम है इसका, प्रोपेन 1 ऑल। ये है कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ एक क्या हो गया 3 कार्बन, और एक नंबर पे क्या लगा OH, तो इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। इसको अगर हम लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH, ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो यही बनाना था इसमें कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर लिखा गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराया गया और इसको गर्म किया गया तो इसका एडिशन हो गया, और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया HOH के साथ H+ की उपस्थिति में, तो बन गया प्रोपेन 1 ऑल, और Mg Br और OH क्या हो गया, बाहर हो गया। तो काफी आसान रिएक्शन था। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 7वें का नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अंसाल पेपर चल रहा था, रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF चल रहा था। आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग का 99% उम्मीद है कि आएगा, किसी न किसी तरह से आ सकता है क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हेलोएल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। इसी को हम SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग के मतलब पेपर में क्वेश्चन में जरूर किसी न किसी तरह से पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछता है। तो इसमें मैं अलग अलग लिख दिया हूं, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को 5 नंबर देने वाला है, और इसको शॉर्टकट में SN1 रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। 1 का यहाँ मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब होता है एक, इसलिए 1 लिखा गया है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर दूसरा दिया है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में से कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसे शॉर्टकट में कहते हैं SN2 रिएक्शन। 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब यहाँ क्या होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इसमें सबसे पहले समझेंगे कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, उसके बाद सारा डिफिनेशन समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का होता है। दूसरा नंबर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स फ्रॉम द बैक एंड फ्रंट साइड बोथ। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 रिएक्शन में बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से अटैक करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दी बैक साइड ओनली। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल केवल बैक साइड मतलब पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक नहीं करता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है दिस इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। जो SN1 रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है दिस इज 1 स्टेप मैकेनिज्म या 1 स्टेप में होता है। चौथा नंबर है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी होती है। तो टर्सरी का ज्यादा होता है, जबकि इसका उल्टा होता है SN2 में। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी का होता है, सबसे कम टर्सरी का होता है। मतलब SN1 रिएक्शन का SN2 क्या होता है, उल्टा होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का। अगला पॉइंट दिया हुआ है मोस्टली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब होता है इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि SN2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यही इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स
ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो SN1 रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अनचेंज्ड। इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता। सच माने इस प्रकार, सच रिएक्शन आर नोन एज SN1 रिएक्शन। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिक्रिया का वेग जो हो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, अनचेंज हो, चेंज ना होता हो। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN2 में लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज अटैकिंग रेजेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अटैकिंग रेजेंट दोनों पे निर्भर करता है। सच रिएक्शन और नोन एज SN2 रिएक्शन। एक बार और समझा दे रहा हूं। ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अटैकिंग रेजेंट दोनों पर निर्भर करता है, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इसमें SN1 रिएक्शन को और उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहां पर जैसा कि लिखा गया है तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा इसलिए प्रदर्शित की जाती है क्योंकि रिएक्टिविटी क्या आती है, टर्सरी एल्किल हैलाइड की ज्यादा होती है, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर पहला स्टेप लिखा गया है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, इस पर CN रिएजेंट का अटैक कराया गया तो क्या हुआ, ये इसका स्थान में एक्सचेंजिंग कर लिया, इसके स्थान पे स्वयं चला गया, ये क्या हो गया, बाहर हो गया। और यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा गया है, मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट लिखा गया है कार्बोधनायन का निर्माण। यहाँ पर जब अटैकिंग रेजेंट का इस पर अटैक हुआ तो क्या किया, इसको अपघटित कर दिया, तोड़ दिया, इसको आयनित कर दिया। तो यहाँ पर ये बन गया 3 डिग्री कार्बोधनायन और ये बन गया Vr नेगेटिव बन गया, और यही बना है इंटरमीडिएट। इसी को कहते हैं मध्यावर्ती कहते हैं, इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ। तो स्टेप नंबर सेकंड में लिखा गया है कार्बोधनायन पर नाभिक, यहां पर सही कर लेंगे थोड़ा, नाभिक रागी का आक्रमण। तो कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण हुआ, जैसा देख रहे हैं ये है नाभिक रागी। इस पर कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण हुआ तो ये बन गया, इस पे आके ये जुड़ गया, ये बन गया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो स्टेप फर्स्ट है वो स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है, इसमें इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। और जो स्टेप स्लो होता है उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी के द्वारा रेट को, अपक्रिया की वेग को निर्धारित किया जाता है। और जो स्टेप सेकंड होता है ये फास्ट होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है वेग बराबर लिखा गया है K × RX। तो अभिक्रिया जो SN1 रिएक्शन होता है वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया RX, मतलब यही लिखा गया अभिकारक की सांद्रता RX। जो वेग होता है SN1 रिएक्शन का वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए अब आइए समझते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यह प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है। ये केवल प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी आया है वो प्राइमरी का क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ज्यादा होता है, इसीलिए यह प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है ये जो अभिक्रिया होती है ये 1 स्टेप में होती है, जबकि ये SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। एक स्टेप ये कराएगा, एक स्टेप ये कराएगा, ये केवल एक ही स्टेप में होगा। यहाँ पर हुआ क्या है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड यहाँ पर लिया गया है, OH रिएजेंट का इस पर अटैक कराया गया। तो आप जानते हैं जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें अटैकिंग जो रिएजेंट होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, ओनली केवल बैक साइड से। ये बैक साइड से अटैक किया तो इसमें हुआ क्या, आप देख रहे हैं ये ग्रुप है, इस पे कोई ये ग्रुप लगा हुआ है, ये जब इस पे अटैक किया तो ये इसके पास में जुड़ने लगा। ऐसा समझे कि ये इससे इसका लगा इससे था, बाद में कोई और आ गया इसकी जिंदगी में, तो ये आया तो इसका मतलब बॉन्ड मेकिंग होने लगा। ये क्या हुआ, इसको जुड़ते देखा तो ये क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड जहां पर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, और जबकि Br क्या हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है। तो जिन कंपाउंड में बॉन्ड मेकिंग और
ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो, मतलब साथ साथ हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या उसी को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये 2 से 3 सेकंड के लिए बनती है, केवल 2 से 3 सेकंड के लिए। इसमें बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साथ साथ होती है। तो OH इस पे अटैक किया बैक साइड से, तो इसका बॉन्ड जुड़ रहा है, और यहाँ पर Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और यहाँ पर जो पहला स्टेप हो रहा है ये फर्स्ट टाइम में ये स्लो होता है, इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी अपक्रिया हो उसमें जो स्लो होगा उसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी के द्वारा रेट को मापा जाता है। और ये बाद में क्रिया क्या हुआ, फास्ट हुआ। अब ये से रिलेशन बना रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समझ लो गुस्सा होके बाहर चला गया, फास्ट रिएक्शन हुआ, तो इसके साथ में जुड़ गया और ये Br क्या हो गया, बाहर हो गया। और इसमें क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, जैसे जो मतलब यहाँ पर अटैकिंग एजेंट होता है वो इस तरह से अटैक करता है, जैसे मान लो आप ऐसे छाता लेकर जा रहे हैं और पीछे से आंधी आ गया, आंधी तेज है तो छतरी किधर हो जाएगी, इधर उल्ट जाएगा। तो उसी प्रकार से ये इधर आए, अटैकिंग एजेंट क्या है, पीछे से अटैक किया तो छतरी किधर हो गई, ये देख रहे हैं उधर हो गई। तो इस टाइप का इसमें होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें अगर ये पलटता है तो अगर डी फॉर्म रहेगा ये, तो रिएक्शन के बाद वो एल फॉर्म हो जाएगा, मतलब डेक्स्ट्रो रहेगा तो लीवो हो जाएगा, अगर लीवो हो तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। यही चीज इसमें होता है। और आप देख रहे हैं इसमें जो वेग है वो अभिक्रिया मतलब रिएक्टेंट और अटैकिंग रेजेंट है, ये अटैकिंग रेजेंट दोनों पे निर्भर करता है। तो SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो रिएक्टेंट और अटैकिंग रेजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितना बताया गया होगा। तो आप लोग को यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा करके देख सकते हैं, सारा चीजें समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 22 फरवरी से है, तो आप लोग एकदम लग जाइए। अगर मेहनत कर लेंगे 2 महीने तो आप लोग के नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो एकदम लगे रहिए आप लोग। मैं आप लोग को 7वें का अथवा में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बुटर्ज फिटिक अपक्रिया और दूसरा दिया हुआ है फिटिक अपक्रिया। केवल 2 ही क्वेश्चन आप लोग के पेपर में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बुटर्ज अपक्रिया को भी लिख दिया हूं ताकि तीनों में कभी कंफ्यूजन आप लोग को ना हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को 2.5 नंबर 5 नंबर इन्हीं के दिया हुआ है। टिप्पणी लिखना है तो रिएक्शन लिखने के बाद इसका थ्योरी भी लिख दीजिएगा ताकि आप लोग का नंबर ना कटे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तीनों क्वेश्चन आप लोग के क्लियर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें कह रहा है बुटर्ज अपक्रिया, पहला इसमें कह रहा है बुटर्ज फिटिक अपक्रिया, दूसरा है फिटिक अपक्रिया, तीसरा क्या है बुटर्ज अपक्रिया। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर कहीं आप लोग को बुटर्ज लिखा मिले, बुटर्ज लिखा मिलता है तो यहां पर लिखेंगे एलिफैटिक हेलोएल्केन, CH3 लगाएंगे या C2H5 लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे बट वो एलिफैटिक होगा, रिंग नहीं होगा। अगर कहीं आप लोग को फिटिक लिखा मिलता है, फिटिक का मतलब होगा इसमें हेलोएरिन लेंगे ऑलवेज, मतलब बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन रहेगा। कहीं भी फिटिक लिखा मिले तो ये लिखिए, बुटर्ज लिखा मिलता है तो ये लिखिए। हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां पर कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये नंबर को इसमें लिखा क्या पहले बुटर्ज फिटिक अपक्रिया, इसमें जितने रिएक्शन है सबके सब इसमें मतलब ये दोनों यूज होते हैं और ये यूज करते हैं हमेशा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले लिखा बुटर्ज, बुटर्ज मतलब क्या लिखेंगे, एलिफैटिक हेलोएल्केन लिखेंगे, तो ये लिख देंगे हम CH3Cl लिख दे रहा हूं मैं। और फिटिक के लिए मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बेंजीन आप बनाइए और इसमें 2Na की उपस्थिति रहेगी, 2Na के साथ कराएंगे तो 2Na लिख देंगे हमेशा 2Na। और इसके साथ में हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, और इसकी जो क्रिया होगी शुष्क ईथर के साथ में होगा, शुष्क ईथर। इसके साथ में क्रिया करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या बनेगा, यहां से 2Na और यहां से एक Cl और यहां से एक Cl, क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। 2NaCl ये बाहर हो गया और इसमें बचा क्या है, ये बेंजीन का रिंग बचा है और CH3 बचा है, तो इसको लिख देंगे ऐसे। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 रहता है तो इसको कहते हैं टॉलुइन,
इसका नाम क्या है, टॉलुइन नाम है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए, यही मेन ट्रिक है, ये हमेशा याद रखिए आप लोग। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। इसका मैं थ्योरी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग देख के लिख लीजिए। और थ्योरी बनाना भी हो तो कैसे बना लेंगे कि बनाएंगे इसमें, जब हम एलिफेटिक हेलो एल्केन की क्रिया मतलब सोडियम के साथ में हेलोएरीन मतलब क्लोरो बेंजीन के साथ में कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बनता है और NaCl क्या होता है, बार हो जाता है। सिंपली ऐसे बना के लिख सकते हो। यहाँ पर थ्योरी लिखा गया, आप जो लोग चाहे वहां से लिख लें। दूसरा जो है फिटिक अपक्रिया, दो मॉलिक्यूल हमेशा रहेगा। फिटिक के लिए मैं क्या यूज करूँ, ये यूज करूँ, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। बी नंबर है, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और 2Na हमेशा यहाँ लेंगे और दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्योंकि फिटिक का है तो दोनों सेम ही रहेगा। यहाँ Cl ले लिया, अब यहाँ से 2Na, यहाँ से HCl, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और उपस्थिति शुष्क ईथर। ये बनेगा क्या, 2NaCl यहाँ से क्या हुआ, बाहर हुआ। और आप देख रहे हैं ये 2NaCl ये बाहर हो गया, तो बेंजीन का क्या बचा, दो रिंग बचा है यहाँ पर, तो ये बना देंगे सिंपली। इसका नाम क्या है, डाइफेनिल, डाइफेनिल, क्योंकि दो फेनिल ग्रुप है। तो वो समझ में आया होगा। फिटिंग में क्या लेंगे, दोनों हेलोएरीन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराया, तो क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया और 2NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। लास्ट वाला लिखा है बुटर्ज अपक्रिया। बुटर्ज में मैंने बताया कि हम हेलो एल्केन लेंगे, एलिफेटिक वाला, तो इसका दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो इसको भी लिख दे रहे हैं सी नंबर। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया CH3Cl, मेथिल क्लोराइड और 2Na के साथ में क्रिया कराएंगे, इसका एक मॉलिक्यूल और लेंगे CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और इसकी उपस्थिति क्या रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, यहाँ से बन जाएगा CH3 और यहाँ से 2Na और यहाँ से HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी आसान था, तो यही ट्रिक आप लोग हमेशा लगाइएगा, जरूर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसकी थ्योरी जरूर लिख देना, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा है। तो मैं आप लोग को 7वें का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 क्वेश्चन इसमें दिया, पहला इटार्ड अपक्रिया, दूसरा गाटरमान अपक्रिया, तीसरा कैनिजारो अपक्रिया और चौथा दिया है एल्डोल कंडेंसेशन, या उसी को कहते हैं एल्डोल संघनन। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का, पेपर कोड 347 CF चल रहा था। और ये जो क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग को देंगे। तो यहाँ पर जो पहला रिएक्शन 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, तीसरा भी 1 नंबर का, और जो चौथा क्वेश्चन है एल्डोल संघनन, ये 2 नंबर का। जैसा कि आप देख रहे हैं 1-1 3 पे है, और ये लास्ट वाले पे कितना है, 2 नंबर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे एकदम आसान वे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इटार्ड अपक्रिया। तो यहां पर जैसा कि लिखा गया है, टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कराया गया CCl4 की उपस्थिति में, तो ये बन गया जटिल यौगिक, इसी को कहते हैं संकर यौगिक। इसमें क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया है। और आप जानते हैं जटिल यौगिक या संकर यौगिक में इसमें बीच बीच में जो आयनित होने वाले पार्ट रहते हैं, वहां पर बिंदी लगा रहता है, डॉट लगा रहता है। और ये जो जटिल यौगिक बन गया है, इसके बाद में इसकी क्रिया H2O और नवजात ऑक्सीजन के साथ में कराया गया, तो बन गया बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर ये बन गया और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। इसी अपक्रिया को कहते हैं रिटार्ड अपक्रिया। मैं एक बार आप लोग और समझा दे रहा हूं। यहाँ पर टॉलुइन की क्रिया, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड्स के साथ में CCl4 की उपस्थिति में कराया गया, तो इसका एडिशन हो गया, जो कि जटिल यौगिक या इसी को कहते हैं संकर यौगिक बना है। और इसमें आयनित वाले पार्ट में डॉट लगा रहता है, मतलब बिंदी लगा रहता है। और बाद में इसकी क्रिया H2O के साथ में, नवजात ऑक्सीजन के साथ में, दोनों के साथ में कराया गया है, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड।
और यहाँ पर H2CrO4 और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया है। यहाँ पर ये बैलेंस है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 दूना 4 है और 3 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 दूना 8 और 1 9 है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 7 और 2 9 हो गया, मतलब 2 दूना 4 और 3 7 2 9 ऑक्सीजन इधर है, तो 9 ऑक्सीजन इधर भी, 4 दूना 8 1 9। हाइड्रोजन को मिलाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, 3 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6, मतलब 6 3 9 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आप गिनाएंगे तो 2 दूना 4 और 4 8 और 1 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है। क्रोमियम 2 है, और यहाँ पर मतलब जितने भी हैं सब बैलेंस हैं, तो इसी अपक्रिया को कहते हैं इटार्ड अपक्रिया। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा है गार्टरमान अपक्रिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है गार्टरमान कोच अपक्रिया, या कहीं कहीं आप लोग को लिखा मिलेगा गार्टरमान कोक अपक्रिया, जैसा कि इस रिएक्शन में लिखा गया गार्टरमान कोक अपक्रिया। तो गार्टरमान कोच लिखा रहा है चाहे कोक लिखा रहा है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराया गया, तो ये बन गया फार्मिल क्लोराइड, और जो फार्मिल क्लोराइड बना है उसकी क्रिया बेंजीन के साथ में करा दिया गया। तो यहां से क्या हुआ, यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या हो गया, बाहर हो गया, HCl निकल गया है, और ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया, तो इसका नाम क्या है, बेंजोल्डिहाइड बन गया। ये क्रिया क्या कहलाती है, गार्टरमान कोच या गार्टरमान कोक अपक्रिया। यहाँ पर याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, ये क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया बेंजीन के साथ में आप करा दीजिए, ये बेंजीन इसके साथ में कराएंगे। आप जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दिया हूँ, तो हाइड्रोजन H और Cl यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया HCl, और ये COH CHO बचा, तो CHO इसी पे लगा, इसी का नाम है बेंजोल्डिहाइड। यही अपक्रिया कहलाते हैं गार्टरमान कोच अपक्रिया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया कैनिजारो अपक्रिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया था। कैनिजारो अपक्रिया क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये अपक्रियाएं वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड की क्रिया, मतलब बेंजोल्डिहाइड का यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिया गया, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड, ये भी बेंजोल्डिहाइड है, चाहे आप लोग इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। और इसकी क्रिया सांद्र NaOH क्षार के रूप में NaOH लिया गया, तो ये बन गया है बेंजिल अल्कोहल। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा रहता, पार्शियल रूप से जुड़ा रहता है, तो उसे बेंजिल अल्कोहल कहते हैं। और ये बन गया है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया है। इसमें लिखा गया है कुछ चीजें, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से तीर यहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसमें। मतलब जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं बेंजोल्डिहाइड, उसके एक पद में, मतलब उसके एक पद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, यही है बेंजोल्डिहाइड है, और यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड से बन गया क्या, बेंजिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेंजोल्डिहाइड है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है 5 1 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 5 2 7 और 1 8 हो गए। तो मतलब जिन रासायनिक अपक्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई दूसरे वाले में ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो कैनिजारो अपक्रिया होता है उसके एक पद में ऑक्सीकरण होता है, एक पद में क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। सिंपल रिएक्शन है। अगला दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल अपक्रिया। ये आप लोगों को 2 नंबर में दिया हुआ है। एल्डोल अपक्रिया जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये अपक्रियाएं वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और आप देख रहे हैं बेंजोल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि CHO के बाद में बेंजीन रिंग है। मैं आप लोग जैसा कि आप देख रहे हैं यही कंपाउंड ये लिखा गया है, इसमें देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, कार्बन एक ये बन गया, 2 ये बन गया, तो 4 बैलेंसिंग पूरी ऑलरेडी हो जाती है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो अपक्रिया में नहीं रहता है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जैसे कि लिखा गया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा हुआ है। और इसके बाद ये क्या है, ये अल्फा नंबर
तो इस पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में टोटली अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, दोनों एक ही हैं, एसिटिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले गए और यहां से क्या हुआ, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो आप देख रहे हैं इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर क्या हुआ, ये प्रोटॉन देगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला आके यहां जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस O पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं NaOH के साथ में इसकी क्रिया कराई गई तो CH3 ये वैसे लिख जाएगा, हाइड्रोजन भी लिख जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे हाइड्रोजन चला गया, तो ये क्या बन गया, ये OH बन गया है, और ये जो पूरा बचा यहाँ से, यहाँ तो ग्रुप ये इसी कार्बन पे क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया है, इसी को कहते हैं एल्डोल। यदि किसी कंपाउंड में आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप OH, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं एल्डोल। और यहां से नंबरिंग किया जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये है इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा पोजीशन, तो इसीलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा नंबर पे क्या लगा OH, तो इसका नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि कार्बन कितने 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेन होता है और CHO लगा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और आगे इसको गर्म किया गया तो यहां से वाटर निकल गया, पानी निकल गया है, यहां से OH निकला है और यहां से एक हाइड्रोजन निकला है, तो आप देख रहे हैं इस कार्बन पे एक C एक H, तो CH, और यहां से क्या हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहां भी CH बचा, डबल बॉन्ड बन गया और CHO बन गया, इसी का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, इसी का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। तो जब हम एल्डोल को गर्म करते हैं उसमें से वाटर निकलता है तो क्या बनता है, क्रोटोनल्डिहाइड बनता है, यही अब क्रिया कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूं। इटार्ट क्रिया क्या है, जब टालून की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में तो इसका एडिशन हो जाता है, जटिल यौगिक बनता है, ऐसे इसको संकर यौगिक कहते हैं। और आप जानते हैं संकर यौगिक में जो आयनित पार्ट होता है उसमें डॉट लगा रहता है, और इसका क्रिया कराया गया H2O के साथ में और नवजात ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, ये बन गया, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसी अपक्रिया को कहते हैं टार्ट अपक्रिया। दूसरे नंबर में गाटरमान कोच या कोक अपक्रिया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराते हैं तो ये बन जाता है फार्मिल क्लोराइड, और फार्मिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन के साथ में कराते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर हो जाता है HCl, और ये पूरा ग्रुप इसी पे लग जाता है तो क्या बन गया बेंजल्डिहाइड बन गया। ये क्रिया गाटरमान कोच या गाटरमान कोक अपक्रिया कहलाती है। और तीसरे नंबर में दिया कैनिजारोव क्रिया, कैनिजारोव क्रिया जो होती है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जो एल्डिहाइड लेते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और यहाँ पर हमने लिया बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल, और बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी क्रिया सांद्र NaOH के साथ में कराएंगे तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक यौगिक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों सेम वही मॉलिक्यूल है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है कैनिजारोव क्रिया। ध्यान रखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा दिया एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो एसिटिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले गए हैं और यहां से क्या हो गया, इस बॉन्ड को तोड़ा गया तो यहां से ये H जो है प्रोटॉन ये ऑक्सीजन के साथ में चला गया तो यहाँ OH बन गया, और यहाँ पर ये पूरा जो ग्रुप यहाँ से ये इसी कार्बन पे अटैच हो गया है। अगर किसी यौगिक में OH ग्रुप और CHO ग्रुप एक ही यौगिक में होता है तो उसे एल्डोल कहते हैं। यहाँ पर बीटा नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा था इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 4 कार्बन है। और यहाँ से गर्म करके वाटर निकाला गया तो बना क्रोटोनल्डिहाइड। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट में मैं आप लोग को 7वें का खा नंबर का 8वां क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 3 क्वेश्चन दिया हुआ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज का वीडियो लास्ट वीडियो है इस अंसाल का, तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 का ये लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया था। आप लोग 1 बाय 1 करके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और अपना सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी करके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा मार्कर गिर गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो पहला उसमें 1 नंबर दिया हुआ है, दूसरा 2 नंबर और तीसरा भी 2 नंबर, मतलब टोटल इसमें आप लोग को 5 नंबर मिलेगा।
तो यहाँ पर दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराई जाती है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ होती है। इसी क्रिया मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NaOH के साथ होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो उसी अपक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अपक्रिया। और तीसरा दिया हुआ बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ये आप लोगों से बहुत बार पूछा जाएगा, मतलब पूछा भी जाता है कि टोलेन अभिकर्मक होता क्या है। तो बताएंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मतलब टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यह है टोलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड जो होता है टोलेन अभिकर्मक से अपचयित होकर रजत दर्पण बनाता है। ये रजत दर्पण बनाता है जो एक प्रकार का प्रिसिपिटेट होता है। और एल्डिहाइड स्वयं ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर रजत दर्पण देते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड स्वयं कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ कराना, तो चलिए इसको कराते हैं। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। CH3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO भी लिख सकते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे हम टोलेन अभिकर्मक के साथ। यह टोलेन अभिकर्मक इसके साथ में कराएंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और क्या होगा यहाँ पर, मतलब इससे अपचयित होकर ये क्या बनाएगा? रजत दर्पण बनाएगा, Ag। ये एक प्रकार का प्रिसिपिटेट होता है रजत दर्पण। और इसमें अमोनिया निकलेगा और H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहां पर लगा देंगे 2 और यहां पर लगा देंगे 2 और यहां कर देंगे 2 और यहां पर कर देंगे 4। अब ये बैलेंस है टोटली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक, यह टोलेन अभिकर्मक से अपचयित होता है तो रजत दर्पण बनाता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। ये एसिटिक एसिड है। तो यहां पर सभी कंपाउंडों का नाम लिख दिया गया है, आप लोग देख के इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन दिया हो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ में होती है तो मतलब क्या बनेगा, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक अभिक्रिया मतलब देना है। तो जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी क्रिया NaOH के साथ में कराते हैं तो ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल बन जाता है और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। इसमें दिया हुआ है। और इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अपक्रिया की विशेषता होती है, जैसा कि लिखा गया है, ये अपक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही अपक्रिया ये देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, बहुत सारा ग्रुप हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसके साथ में यदि NaOH की क्रिया कराएंगे तो जो रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम कहेंगे कैनिजारो अपक्रिया। ये हर सेट में ये क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहता है तो उसके बाद में मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ये CHO नहीं लिया, तो आप देख रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन लगा होता है। उस पर अगर हाइड्रोजन लगा तो वो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिख दूं CHO, अब यहाँ कार्बन लगा दिया, अब इस पे जो हाइड्रोजन लगेगा मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं और उसके बगल में अगर कार्बन रहे तो इसे बीटा पोजीशन कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन पे नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं इसको आप लोग को दोबारा समझा दे रहा हूं कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। यही क्वेश्चन का सोल्यूशन है। कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है? ये अपक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हमेशा कोई भी ग्रुप लो, एल्डिहाइड कोई भी लो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल हमेशा लेंगे। इसको चाहे आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो और चाहे अलग अलग लिखा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अलग अलग लिखा गया है। ये NaOH से क्रिया हुआ तो ये बन गया मिथिल एल्कोहल बन गया, ये सोडियम फॉर्मेट बन गया है। इसमें एक विशेषता है कि इसमें एक इसमें जो दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, इसमें एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी फॉर्मेल्डिहाइड लिखा गया, ये भी लिखा गया है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये सोडियम फॉर्मेट बना है। और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। रिडक्शन जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और उसमें हाइड्रोजन की कमी भी हो सकती है। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और इससे यहाँ जो बना ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। इसका ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ भी फॉर्मेल्डिहाइड लिखा गया है और यहाँ से ये बन गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना, 1 ही है, 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो इसका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये NaOH के साथ में क्रिया कराते हैं तो एक अल्कोहल बन जाता है, एक फॉर्मेट बन जाता है, एसीटेट बनता है जो भी है। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले गया है तो सोडियम फॉर्मेट बना है। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजामाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर एमाइड ग्रुप लगा देंगे। यह है बेंजामाइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे अम्लीय माध्यम में H+ और H2O के साथ, HOH इसके साथ में कराएंगे। अम्लीय माध्यम H+ अम्लीय माध्यम हो गया और HOH जल के साथ में, तो ये कराया गया तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा OH जो ग्रुप है, ये OH पूरा यहां चला जाएगा, COH बन गया, यहां से NH2 और एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। यह है अमोनिया और यह है बेंजोइक एसिड है। तो बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड और अमोनिया बनता है। तो आई होप आप लोग को जो बताया गया वो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये अंशाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इसके जो नेक्स्ट सेट है, अगला अंशाल मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और मैं कई सेट करा दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग 1 बाय 1 करके जाके वहां से देख सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। धन्यवाद।